हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 12 नवंबर। तो 12 नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज ही बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। और ये देखिए, यह है आपका थंबनेल वाला आर्टिकल, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कर लेते हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, है ना, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इनमें से जो 4 आर्टिकल्स दे रखे हैं, इनमें से किस आर्टिकल के बारे में ये कहा गया था कि ये द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये दिल और आत्मा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल के लिए बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में कहा था क्या? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी, और चौथा ऑप्शन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, जिन्होंने इसका आंसर नहीं दिया वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि ये हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसका जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है। 5 प्रकार की रिट है जो आर्टिकल 32 के तहत अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 226 में क्या कहा गया कि हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन पे, ठीक है। तो हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है रिट इशू करने की, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 32 के तहत है। और हाई कोर्ट के पास है आर्टिकल 226। अब देखिए यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 25 में इसके बारे में प्रोविजन दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति, है ना, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है एंड प्रोफेस कर सकता है किसी भी रिलीजन, धर्म को, ठीक है। तो 3P की बात करता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। 3P के बारे में कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 25 है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट करने का मतलब किसी भी धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? हमारा पहले फंडामेंटल राइट था, ठीक है, जो बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 300A के अंदर इसको जोड़ा गया है, ठीक है। 300A याद रख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो ये क्या है? एक लीगल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है? लीगल राइट है। अब देखिए, यह है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के लिए हमारे आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 14 से लेकर 18 डील करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अब देखिए आर्टिकल 32, आर्टिकल 26 हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की, आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की। तो कौन कौन सी रिट इशू की जा सकती है? ये 5 प्रकार की रिट है। पहली कौन सी होगी? हैबिस कॉर्पस। देखो, हैबिस कॉर्पस के अंदर क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो इशू कर सकता है टू प्रेजेंट द बॉडी, है ना, इस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। कई बार क्या होता है, जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं वो किसी पर्सन को इलीगली डिटेन करके रख लेते हैं, उसके जो परिजन हैं उससे उसको मिलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तब वो परिजन क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर ये हैबिस कॉर्पस की डिमांड कर सकते हैं कि हमें उस बंदे से मिलना दिया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये रिट इशू करते हैं कि भाई इस बंदे को सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, है ना, कोर्ट के सामने लेकर आए। अब पुलिस ऑफिशियल क्या करेंगे? उस पर्सन को लेकर आएंगे, उनको लाना पड़ेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, कोई पर्सन मिसिंग हो जाता है, खो जाता है, ठीक है, जो पुलिस ऑफिशियल्स है ना उसको ढूंढ नहीं रहे होते हैं, तब ये रिट इशू की जा सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करवाना हो तो हैबिस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है। दूसरी रिट है मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस क्या है? मैंडेमस रिट जो है, आप इसको ऐसे समझिए, मैंडेटरी करना, आप जो ड्यूटी है उसको फॉलो करें, अपनी ड्यूटी को करें, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनके अगेंस्ट में ये रिट इशू की जाती है कि टू परफॉर्म योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को निभाएं, करें, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें आदेश दिया जाता है कि अपनी ड्यूटी करने के लिए मैंडेटरी करना, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब देखिए रिट टू प्रोहिबिशन और रिट टू सर्टियोरारी, इन दोनों रिट को आप आपस में जोड़ के देखिए। इसमें क्या होता है, जो हायर कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट अपनी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती हैं, जो लोअर कोर्ट होती है, उनको ये आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोहिबिशन में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको प्रोहिबिट किया, मैं बोलूँगा कि आप इस काम को नहीं करेंगे, ठीक है, तो
आपको किसी काम को करने से रोका है, मतलब बिफोर द जजमेंट। तो हायर कोर्ट्स क्या करते हैं, बिफोर द जजमेंट। अब जैसे ये लोअर कोर्ट है, किसी केस पे सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है, तो सुनवाई करते करते बीच में ही रोक देंगे, जजमेंट आने से पहले ही हायर कोर्ट बोलेंगे ये आपके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, आपके क्षेत्र अधिकार में ये केस नहीं आता है, इसको हमारे को सपोर्ट हमको ट्रांसफर करिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये रिट इशू करते हैं कि आपके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, इसको हमारे को दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, बिफोर द जजमेंट, है ना। जजमेंट आने से पहले अगर रिट इशू की जाती है तो कौन सी रिट हो गई, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। और आफ्टर द जजमेंट कौन सी हो गई, सर्टियोरारी, ठीक है। ये आफ्टर द जजमेंट होती है। इसमें क्या होता है, जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने क्या करा है, रिट पहले ही कोई जजमेंट दे दिया है, अब उस जजमेंट को ये अल्टर कर देते हैं, इसको बदल देते हैं, ठीक है, क्यों ये बोलकर कि ये आपके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, ये इसको हम इस पर जजमेंट देंगे, ठीक है। तो सर्टियोरारी कौन सी हो गई, आफ्टर द जजमेंट, और प्रोहिबिशन कौन सी हो गई, बिफोर द जजमेंट, ठीक है। अब आ जाइए रिट ऑफ क्यू वारंटो। रिट ऑफ क्यू वारंटो मतलब है इलीगली ऑक्यूपाइड द पब्लिक पोस्ट, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने किसी पब्लिक पोस्ट को मतलब इलीगली जाके बैठ गया है, ठीक है, वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तब ये रिट इशू की जाती है। जैसे मान लीजिए आईएएस की पोस्ट है, आईएएस है ना, तो कलेक्टर के डिपार्टमेंट में कोई ताला तोड़ के घुस के बैठ जाए और वहाँ पे वो बोले कि मैं कलेक्टर हूँ, तो उसके अगेंस्ट में ये रिट इशू की जा सकती है, भाई आपकी पोस्ट नहीं है, आप यहाँ पे कैसे आके बैठ गए, ठीक है, आपने एग्जाम फाइट नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए हो जाती है क्यू वारंट। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से कि बांग्लादेश के अंदर 150 से ज़्यादा गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के अंदर स्ट्राइक हो गई है, ठीक है। यहाँ के जो 11,000 से ज़्यादा मजदूर हैं उन्होंने क्या करा है, स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है, शट डाउन कर दिया है। तो ये क्यों क्या है, ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इनकी मिनिमम वेजेस है उनको बढ़ाया जाए, ठीक है। जो उनको सैलरी मिलती है, जो उनको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलते हैं, है ना, लेबर चार्जेस मिलते हैं, वो इनके इंक्रीज़ किए जाए, कम से कम इतने पैसे तो मिलने चाहिए, ठीक है, इनको उससे भी कम मिलते हैं, तो इसलिए इन्होंने स्ट्राइक कर दिया। अब देखिए बांग्लादेश की जो लोकेशन है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो देखो बांग्लादेश है, ये देखो इंडिया जैसा ही थोड़ा थोड़ा इसका स्वरूप दिखाई दे रहा है, जैसे हम इंडिया का जो मैप बनाते हैं उस जैसा ही दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं ये एक इंडिया जैसा दिख रहा है ना। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है क्या नेपाल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो नहीं, ठीक है। नेपाल और बांग्लादेश अलग अलग है, इनको अलग करता है वेस्ट बंगाल के द्वारा। यहाँ पे छोटा सा टिप जो दिख रही है ये हमारी वेस्ट बंगाल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से गंगा रिवर आ रही है और ऊपर से आ रही है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये जो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है ये बांग्लादेश में आके मिलती है। तो ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे बोला जाता है जमुना, ठीक है। बांग्लादेश का नाम वो ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है, और गंगा तो गंगा ही रहती है, ठीक है। गंगा और जमुना जब आगे जाकर मेघना से मिलती हैं तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पद्मा मतलब कब, कौन, किससे मिलती है, इसके ऑर्डर पूछे जा सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर अरेंज करिए, है ना, गंगा का जो नेम बदल रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बे ऑफ बंगाल में माउथ ऑफ गंगेज नाम से ये सबमर्ज कर जाती है, अंडर कर जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पैम्पलेट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एक कैंपेन है जिसके अंदर ये स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं 2.0, ठीक है। ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली नाम से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कैंपेन लाया गया जिसमें वोकल फॉर लोकल की बात करी गई है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रहे हैं और ग्रीन दिवाली की बात कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि जो हमारे जो हैंडमेड लोकल प्रोडक्ट्स हैं हम उनको क्या प्रमोट करें, है ना, उनके प्रोडक्ट खरीदें, फॉरेन जो गुड्स हैं उनको ना खरीद कर हम जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, ठीक है। नो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब है उस प्लास्टिक को बैन करना है जो सिर्फ एक बार ही यूज़ हो सकती है, उसको वापस से रीयूज़ नहीं किया जा सकता, उस प्लास्टिक को बैन करना है, उसको नो बोलना है, ठीक है। हमें कौन सी प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रीयूज़ की जा सकती है। इसके अलावा ग्रीन दिवाली की बात कर रहे हैं। ग्रीन दिवाली का मतलब है हम उस ग्रीन दिवाली इस दिवाली को इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे कि हम बिल्कुल मिनिमाइज करें पॉल्यूशन, ठीक है। हम फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल ना करें, या फायर क्रैकर्स भी वो वाले इस्तेमाल करें जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें आपका जो जिस तरीके से आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका एक 30 सेकंड का कोई वीडियो बना के या फोटो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं #स्वच्छ दिवाली नाम से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट चलता है।
अब देखिए यहाँ पर खबर है आपके लिए खालिस्तान से, ठीक है। खालिस्तान टाइगर फोर्स जो केस है, ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? अब एनआईए करेगा। इसने चार्जशीट दायर कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से खालिस्तान टाइगर फोर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, देखो वर्ष 2008 के अंदर क्या हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे हमारे इंडिया में, ठीक है। तो उस समय यहाँ पे थे होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, ठीक है। पी चिदम्बरम के द्वारा ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट कौन सा हो जाएगा? 2008 का एक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। कौन से केसेस से डील करती है? ऐसे केसेस, ऐसे ऑफेंसेस के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करती है जिससे हमारे देश की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को खतरा है। उन मैटर से रिलेटेड केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है। इसके साथ साथ ये फ्रेंडली रिलेशन बनाने का काम करती है फॉरेन स्टेट्स के साथ में, ठीक है, जिससे इन्वेस्टिगेशन आसानी से की जा सके, है ना। ये इन्वेस्टिगेट करती है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट में, वहाँ कोई इलीगल एक्टिविटीज़, है ना, कोई अनोइंग एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ ये स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स, फेक इंडियन करेंसी इन्फिल्ट्रेशन, जो बॉर्डर के आर पार, बॉर्डर से इस पार उस पार जो फेक करेंसीज हैं, इंडियन करेंसीज बनाई जाती है ना, ड्रग की स्मगलिंग होती है, आर्म्स की स्मगलिंग होती है, उनसे रिलेटेड मैटर्स के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करती है। साथ साथ ये क्या करती है, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, है ना, रिजोल्यूशंस हैं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन उनके साथ में सहयोग करती है, उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से, मैक्सिको सिटी में क्या हुआ है, लॉन्ग मंथ, है ना, मंथ्स लॉन्ग वाटर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, क्योंकि क्या है यहाँ पर रेनफॉल है ना प्रॉपर नहीं हुई, बहुत कम रेनफॉल होने के कारण यहाँ पर पानी की कमी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है, जनरली क्या है, ये कंट्रीज़ के जो बॉर्डर्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस कंट्री के साथ में ये अपना बॉर्डर शेयर करती है। हालांकि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ अपना पूरा बॉर्डर शेयर करती है। नॉर्थ में हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ में हो गया मैक्सिको। अब देखिए एक ही लैंड का पार्ट होने के बाद भी दो देशों के बीच में कितना डिफरेंस है। अमेरिका तो नंबर 1 है और मैक्सिको कहाँ पीछे रह गया है, ठीक है। यहाँ पर अभी वाटर क्राइसिस चल रहा है, लोग इस तरीके से लाइन में लगे हुए हैं। तो ये जो मैक्सिको सिटी है ये क्या है, मैक्सिको की कैपिटल है, यहाँ पर है, यहाँ पर ही लगाया गया है इस तरीके से मंथ लॉन्ग वाटर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि पानी को आप किस तरीके से इस्तेमाल करना है, पानी को कम से कम इस्तेमाल करना है, पानी के यूज़ के मेथड्स बताए गए हैं। और ये साथ में यहाँ पर कटौती भी की जा रही है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। देखो यहाँ पर है साउथ में पैसिफिक ओशन और इधर है ना ईस्ट की तरफ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है, तो एग्जाम में इस तरीके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। आ जाइए अब देखिए यूनाइटेड नेशन, यहाँ पर है सूडान, ठीक है। तो सूडान की बात कर रहे हैं। सूडान क्या है, पहले एक देश हुआ करता था, बाद में क्या 2011 के आसपास ये साउथ सूडान से अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, सत्ता के लिए हमेशा से इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं और उसकी वजह से पूरा का पूरा देश देखो गर्त में चला गया। सिर्फ सत्ता पाने के लिए देश के बारे में सोचा ही नहीं, वहाँ में सिविल वॉर चलते रहे और उसकी वजह से आज पूरा का पूरा देश बर्बादी की कगार पे पहुँच गए हैं ये, है ना। तो अब जो सूडान की जो लोकेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि सूडान किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो देखो इजिप्ट, लिबेरिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया एंड इरिट्रिया, इनके साथ में ये बॉर्डर शेयर करता है। और साथ में ये इसका रेड सी है ना, तो ओशन के साथ में संपार्ट कनेक्ट भी होता है। तो रेड सी के साथ भी ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है सूडान, ठीक है। और जो साउथ सूडान है वो लैंडलॉक कंट्री है। ये अलग अलग कंट्रियाँ हो गई हैं, 2 अलग अलग पार्ट में बट गया है। तो सूडान क्या है, जो नॉर्थ सूडान है वो रेड सी के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो कई बार क्या है लोकेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हालांकि यहाँ पर क्या है, यूएन की एक रिपोर्ट है, यूएन ने कहा है कि जो सूडान है, सूडान की जो पॉपुलेशन है उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड्स की ज़रूरत है। तो ह्यूमैनिटेरियन एड्स क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स में होता है सबसे पहले खाना, फूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा भूखमरी है, खाने की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो यहाँ पे क्या है, फूड की एम्पल सप्लाई की जा सके, लोगों को जीवन यापन के लिए जो खाने की ज़रूरत है वो हम यहाँ प्रोवाइड करें, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। सूडान में बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक हेल्थ सिचुएशंस है, ठीक है। बहुत सारी गंभीर बीमारी को चपेट में आ जाते हैं, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप कराई जा सके, जैसे मौसमी बीमारियाँ होती हैं उनकी चपेट में आसानी से आ जाता है, डेंगू है ना, डेंगू हो गया,
अलग अलग प्रकार के फीवर हो गए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चिकनगुनिया और इस तरह की बीमारी से इन्फेक्शियस बीमारियाँ बहुत जल्दी आसानी से फैल जाती हैं, उनको रोका जा सके, इनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा सके। इसके अलावा इन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर सके, है ना, रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, तो वो प्रोवाइड करानी है। चौथा, प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, है ना, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अनपढ़ गंवार होते जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ के लोगों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करा जा सके, जिससे ये थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, सूडान के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड्स की डिमांड करी है यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बात कही गई है। आज ये नेक्स्ट चलता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए मैप लेकर आया हूँ, ये ब्लैंक मैप है ना, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि देखो हमारे 3 लाइन गुजरती हैं। एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, दूसरा है इक्वेटर और तीसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से देश से होकर गुजरती है अफ्रीका में, है ना, तो ये आपको बताना है। ये अफ्रीका है, तो आपको यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये यूएसए के द्वारा, ये यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो आपको ये बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, इक्वेटर कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के द्वारा ये पूछा गया है क्वेश्चन एक बार, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट खबर है आपके लिए नवाज शरीफ से रिलेटेड, ठीक है। तो नवाज शरीफ से रिलेटेड इनकी हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ ने कई बार ट्राई किया था इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करने का, परंतु यहाँ की जो मिलिट्री है, मिलिट्री टेरर अटैक्स हैं, उसकी वजह से कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस बनती गई और कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अच्छे रिलेशंस हैं वो नहीं बन पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नवाज शरीफ से इन्होंने सबसे पहले इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की थी। इन्होंने जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उनको लाहौर आने का इन्विटेशन भेजा था, परंतु वहाँ पर क्या था, जो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, कारगिल वॉर हो गया था, तो उसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बन सकते थे वो नहीं बन पाए। फिर उसके बाद में नवाज शरीफ ने कोशिश करी थी कि इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने की कोशिश की थी, है ना। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ये होता है, इसके अंदर क्या होता है, जिस भी देश को हम ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देते हैं तो वहाँ के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, तो उन पे जो टैक्सेस होते हैं वो हम बहुत कम कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, दो देश आपस में एम्पल सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकते हैं बहुत कम चार्जेस पे, ठीक है। दोनों देशों को आपस में क्या होता है, एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है अपने गुड्स को बेचने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन मिलने से दो देशों को फायदा ही होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इंडिया को कोशिश करी थी जिससे वो अपने गुड्स यहाँ पर बहुत आसानी से बेच सके और वहाँ के गुड्स यहाँ पर आसानी से खरीद सकें, ठीक है। तो ये इसके लिए, परंतु यहाँ पर क्या होता, मनमोहन सिंह के समय में किया गया था, परंतु यहाँ पर भी फिर पाकिस्तान जो टेररिस्ट अटैक्स हैं उसकी वजह से ये भी वापस से नहीं हो पाया था, ठीक है। बाद में इन्होंने लेटर क्या कहा था, जो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी जो अभी हमारे एट प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनके साथ में भी अच्छे रिलेशन बनाने के लिए प्रयास किए थे, ठीक है। जो नरेंद्र मोदी जी का जब शपथ ग्रहण था, जब प्रेसिडेंट बने थे पहली बार 2014 के अंदर, तो ये यहाँ पर आए थे, ठीक है। उसके बाद में हमारे मोदी जी वहाँ पे भी गए थे, है ना, पाकिस्तान भी गए थे इनकी बेटी की शादी के अंदर, तो कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशन बनाने की बात करी गई थी, परंतु उसके बाद ही पठानकोट अटैक हो गए थे और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन फिर वापस से गर्त में चले गए। और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ये दो देशों को आपस में मिलने नहीं देती। ये पाकिस्तान की आप लोकेशन देख सकते हैं, नॉर्थ में हो गया चाइना, टर्की, तजिकिस्तान, टर्की नहीं है सॉरी, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के साथ में ये बॉर्डर शेयर करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए जाते जाते कर लेते हैं ये क्वेश्चन, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और इसका कुछ आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अब बताइए, इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो प्राइस स्टेबिलिटी मैकेनिज्म किसके द्वारा अपनाया जाएगा, बताओ। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स करेगा, है ना, एक्सपेंडिचर ऑफ मैनेजमेंट कमीशन के द्वारा किए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा किया जाएगा, या आरबीआई ऑफ इंडिया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्राइस स्टेबिलिटी मैकेनिज्म अपनाया जाएगा। बताइए इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करेगा इनमें से दो, इनके द्वारा, है ना। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाएगा भी आगे चल के, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरीज है,
कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं, बाय नेक्स्ट लेक्चर में।